नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय कक्षा 10 में। चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। अब तक हमने इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी है। अब इस चैप्टर में जो शेष जो बचे हैं उसमें एक तो है रक्तदान और एक टॉपिक और बचा है वो है अंगदान और देहदान। तो आज हम पहले जो है शुरू करने जा रहे हैं रक्तदान, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कहा जाता है। अब रक्तदान का मतलब क्या होता है? रक्तदान का मतलब क्या होता है कि दो व्यक्ति, एक तो दाता व्यक्ति होगा और दूसरा क्या होगा, ग्राही व्यक्ति। अब दाता व्यक्ति से ग्राही व्यक्ति में जो है क्या प्रदान किया जाता है? रक्त प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? रक्तदान कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है कि दाता व्यक्ति से किसी जरूरतमंद ग्राही व्यक्ति को रक्त प्रदान करना या रक्त प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? रक्तदान कहलाती है। अब इसके अलावा और इसको यूं भी समझा सकते हैं कि रक्तदान में क्या किया जाता है कि जो रक्त है, रक्त से या रक्त के जो अवयव होते हैं जैसे कि प्लाज्मा है, रक्त कणिकाएं, बिंबाणु, इनको परिसंचरण तंत्र में प्रदान किया जाता है। तो यह क्या कहलाता है? रक्तदान कहलाता है। तो किसी दाता व्यक्ति से रक्त लिया और उस रक्त के जो अवयव होते हैं वो अवयव प्लाज्मा हो सकता है, रक्त कणिकाएं हो सकती है या बिंबाणु हो सकती है, उसको ग्राही व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? रक्तदान कहा जाता है। तो सीधी सिंपल सी परिभाषा है रक्तदान की, दाता व्यक्ति से ग्राही व्यक्ति में रक्त प्रदान करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? रक्तदान कहा जाता है। या दाता व्यक्ति के रक्त को प्राप्त करके उसके रक्त के अवयव प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं, बिंबाणु को ग्राही व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में प्रदान करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? रक्तदान कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? दाता व्यक्ति से रक्त को प्राप्त करके रक्त से संबंधित अवयव जैसे रक्त कणिका, प्लाज्मा, बिंबाणु को किसी ग्राही व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र, ग्राही व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में प्रदान किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्तदान कहते हैं। तो अगर आपको बहुत ही सिंपल सी परिभाषा लिखनी हो तो तब तो आप तो लिख दोगे कि दाता व्यक्ति से किसी ग्राही व्यक्ति को रक्त प्रदान करने की प्रक्रिया को रक्तदान कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी परिभाषा क्या बन सकती है कि दाता व्यक्ति से रक्त को प्राप्त करके रक्त से संबंधित अवयव जैसे कि रक्त कणिका, प्लाज्मा, बिंबाणु को किसी ग्राही व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में प्रदान किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्तदान कहते हैं। अब रक्तदान सबसे पहले कब किया गया था? 15 जून 1667 में। रक्तदान जो है सबसे पहले कब किया गया था? 15 जून 1667 में फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस 15 जून 1667 में फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के
द्वारा 15 वर्षीय बालक को भेड़ के रक्त का रक्तदान किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रक्तदान जो है सबसे पहले कब किया गया था, तो रक्तदान सबसे पहले किया गया था 15 जून 1667 में। और किसके द्वारा किया गया था? फ्रांस के चिकित्सक थे जिनका नाम था डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। इनके द्वारा जो है 15 वर्षीय बालक को जो है भेड़ के रक्त का जो है रक्तदान किया गया था। तो ये पहला ऐसा मामला था जिसमें किसी जानवर के रक्त को मनुष्य के शरीर में जो है प्रदान किया गया था। और इस घटना के 10 वर्ष बाद में ही, इस घटना के 10 वर्ष बाद में ही जानवरों से रक्तदान पर जो है क्या लगा दी गई? पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी लगा दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि 15 जून 1667 में जो है सबसे पहले रक्तदान किया गया था, वो भी भेड़ के रक्त का। तो इस घटना के 10 वर्ष बाद में, इस घटना के 10 वर्ष बाद में ही जो है जानवरों से रक्तदान पर जो है पाबंदी लगा दी गई थी। अब रक्तदान क्यों किया जाता है? रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है? तो रक्तदान कई कारणों की वजह से करना पड़ता है। अगर मान लीजिए चोट लग गई और चोट लगने के बाद में शरीर में रक्त की कमी हो गई, तो अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से जो है शरीर में जब रक्त की कमी हो जाती है तब रक्तदान किया जाता है। या फिर शल्य क्रिया के दौरान रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। या मान लीजिए कि शरीर में जो है एनीमिया यानी कि रक्तहीनता हो जाए, रक्ताल्पता रोग उत्पन्न हो जाए, तब भी रक्तदान किया जाता है। या शरीर में जो है बीमाणुओं की कमी हो जाए, तब भी रक्तदान किया जाता है। कुछ ऐसे आनुवांशिक रोग होते हैं जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, जैसे कि हीमोफीलिया रोग हो गया, दात्र कोशिका अरक्तता जिसको सिकल सेल एनीमिया रोग भी कहा जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से जो है रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको रक्तदान की आवश्यकता के कारण पूछे तो क्या क्या आप लिखेंगे? रक्तदान की आवश्यकता। तो रक्तदान की आवश्यकता क्यों हो सकती है? पहला कारण तो मैंने आपको बताया, चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण इसमें क्या हो सकता है? शल्य क्रिया के दौरान रक्त की आवश्यकता। तीसरा क्या हो सकता है? शरीर में रक्तहीनता होने पर यानी खून की कमी होने पर। चौथा क्या हो सकता है? बीमाणुओं की संख्या में कमी होने पर। और क्या हो सकता है? हीमोफीलिया रोगी को। और छठा हो सकता है इसमें दात्र कोशिका अरक्तता, और इसे जो है सिकल सेल एनीमिया रोग भी कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया, इसमें जो आरबीसी जो होती है वो हाशियाकार आकृति की हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो दात्र कोशिका अरक्तता रोगी को।
तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा रक्तदान, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं। क्या है रक्तदान? दाता व्यक्ति से किसी ग्राही व्यक्ति को रक्त प्रदान करना ही क्या कहलाता है? रक्तदान कहलाता है। और दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि किसी दाता व्यक्ति से रक्त को प्राप्त करके रक्त से संबंधित अवयव जैसे कि प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं, बीमाणु को किसी ग्राही व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में प्रदान किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? रक्तदान कहते हैं। रक्तदान जो है सबसे पहले 15 जून 1667 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फ्रांस के एक चिकित्सक जिसका नाम था डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा किया गया था। किसमें किया गया था? एक 15 वर्षीय बालक में किया गया था। और इस 15 वर्षीय बालक को जो है भेड़ के रक्त का जो है रक्तदान किया गया था। और इस घटना के 10 वर्ष के पश्चात ही जो है जानवरों से रक्तदान पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण है कि चोट लगने पर, अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने पर रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है। शल्य क्रिया के दौरान रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है। शरीर में रक्तहीनता होने पर जो है रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है। अगर शरीर में बीमाणुओं की संख्या में कमी हो जाए तब भी रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है। हीमोफीलिया रोगी को और दात्र कोशिका अरक्तता रोगी को भी जो है रक्तदान की आवश्यकता होती है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान की प्रक्रिया। अब रक्तदान की जो प्रक्रिया है इसमें मुख्य 2 चरण पाए जाते हैं। कितने चरण पाए जाते हैं? 2 चरण। तो इस प्रक्रिया में मुख्य 2 चरण पाए जाते हैं। अब वो 2 चरण कौन कौन से हैं? पहला जो चरण आता है उसको कहा जाता है रक्त संग्रहण। पहले चरण को तो कहा जाता है रक्त संग्रहण, और जो दूसरा चरण आता है उस दूसरे चरण को कहा जाता है आधान। ठीक है, तो रक्तदान की जो प्रक्रिया है इसके कितने चरण पाए जाते हैं? 2 चरण पाए जाते हैं। पहला चरण तो है रक्त संग्रहण और दूसरा चरण क्या आता है? आधान। अब रक्त संग्रहण नाम से पता चलता है कि इसमें हम क्या करते हैं? किसी दाता व्यक्ति से रक्त को प्राप्त करके उसका क्या करेंगे? संग्रहण करेंगे। और आधान का मतलब क्या है कि जिस दाता व्यक्ति से हमने रक्त का संग्रहण किया है उस रक्त का उपयोग करेंगे किसी ग्राही व्यक्ति में। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आधान कहलाएगा। तो सबसे पहले रक्त संग्रहण। क्या है रक्त संग्रहण और इस रक्त संग्रहण के क्या क्या चरण हैं? इस प्रक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि जो भी दाता व्यक्ति का मतलब जो रक्त को दान करने वाला है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच कर ली जाती है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तब तो वो रक्त दान कर सकता है। फिर इसके बाद में क्या किया जाता है कि जो कैन्युला जिसको कहा जाता है प्रवेशनी, और वो प्रवेशनी जो होती है वो अंतःशिरात्मक जो है प्रवेश करवा दी जाती है। और उसके बाद में जो होता है उसमें से जो रक्त होता है वो निर्जमीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों में जो है क्या कर लिया जाता है? संग्रहित कर लिया जाता है। जब रक्त का संग्रहण कर लिया जाता है थक्का रोधी युक्त थैलियों में, तो उसके पश्चात उसका प्रस्थितित भंडारण किया जाता है। और प्रस्थितित भंडारण क्यों किया जाता है? ताकि रक्त में जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सके, और इसके साथ में ही रक्त कोशिकाएं जो होती है उनकी जो चयापचयी जो क्रियाएं होती है उनको मंद किया जा सके। फिर उसके बाद में जो रक्त हमने संग्रहित किया है उसमें विभिन्न प्रकार की जांचें की जाती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, रक्त समूह है, RH प्रतिजन है। इन सब की जो है क्या की जाती है? जांच कर ली जाती है। फिर रक्तदान करने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को रक्तदान करने के पश्चात कुछ देर तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है, ताकि रक्तदान के द्वारा उसके शरीर में होने वाली जो प्रतिक्रियाएं जो है उन प्रतिक्रियाओं के अनुरूप उसका उपचार किया जा सके। और रक्तदान करने के 2 से 3 दिवस के भीतर ही शरीर में प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है पुनः, और 36 दिवस के भीतर जो है रक्त कणिकाएं जो होती है वो पुनः परिसंचरण तंत्र में स्थापित हो जाती है। तो ये तो होगा किसमें? रक्त संग्रहण में। तो पढ़ते हैं हम रक्त संग्रहण के बारे में। रक्त संग्रहण में क्या क्या होता है? हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है रक्तदान की प्रक्रिया। और रक्तदान की प्रक्रिया के मुख्य 2 चरण हैं, जिसमें से पहला चरण जो है वो है रक्त संग्रहण और दूसरा चरण जो है वो है आधान। इसमें से हम
फर्स्ट पढ़ रहे हैं रक्त संग्रहण। अब रक्त संग्रहण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, दाता व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या किया जाता है, दाता व्यक्ति से रक्त को प्रवेशनी, जिसको कैन्युला भी कहते हैं, कैन्युला के द्वारा निर्जमीकृत, निर्जमीकृत का मतलब ये होता है कि रोगाणुरोधी, कीटाणुरोधी, निर्जमीकृत, उसमें कोई जर्म नहीं होंगे। निर्जमीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों में संग्रहित किया जाता है। अब थक्का रोधी युक्त थैलियों में आपने देखा होगा कि रक्त जब शरीर से बाहर निकलता है तो कुछ समय पश्चात में ही रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है, वो जम जाता है। अगर ये थक्का रोधी युक्त थैलियां नहीं होगी, बिल्कुल सामान्य थैलियां होगी, तो जैसे ही रक्त इनमें संग्रहित किया जाएगा तो उस रक्त का क्या हो जाएगा, थक्का बन जाएगा। इसलिए जो थैलियां काम में ली जाती है वो विशिष्ट होती है, निर्जमीकृत और कैसी होती है, थक्का रोधी युक्त होती है। फिर उसके बाद में जब रक्त का संग्रहण कर लिया तब उसका क्या करेंगे, प्रस्थितित भंडारण। संग्रहित रक्त का प्रस्थितित भंडारण, यानी कि कम तापमान पर उसको जो है रखा जाता है, प्रस्थितित भंडारण किया जाता है। इससे जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जाता है और रक्त कोशिकाओं की चयापचय क्रियाएं धीमी हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो रक्त है वो लंबे समय तक संरक्षित रहता है, खराब नहीं होता है। फिर उसके बाद में संग्रहित किए गए रक्त में जांच की जाती है, किस किस की, जैसा मैंने आपको बताया था, रक्त समूह की, रक्त समूह के साथ में RH प्रतिजन की, और इसके साथ में HIV, हेपेटाइटिस B और C की। संग्रहित रक्त में विभिन्न जांच की जाती है, जैसे रक्त समूह RH प्रतिजन, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV आदि। और रक्तदान करने के बाद में जो दाता व्यक्ति जो होता है उसको चिकित्सक की निगरानी में कुछ देर के लिए रखा जाता है, ताकि रक्तदान से उसमें होने वाली जो प्रतिक्रियाएं जो है उसका तुरंत उपचार किया जा सके। रक्तदान करने के पश्चात दाता व्यक्ति को
चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है ताकि रक्तदान से व्यक्ति के शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाओं का तुरंत उपचार हो सके। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि रक्तदान करने के 2 से 3 दिवस में ही जो है प्लाज्मा की पूर्ति हो जाएगी रक्त में, और 36 दिवस के भीतर ही जो है रक्त कणिकाएं जो होती है वो परिसंचरण तंत्र में पुनः क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। तो रक्तदान करने के 2 से 3 दिवस में ही प्लाज्मा की पूर्ति हो जाती है तथा 36 दिवस में रक्त कणिकाएं पुनः परिसंचरण तंत्र में स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है रक्तदान की जो प्रक्रिया है उसका पहला चरण है रक्त संग्रहण। अब रक्त संग्रहण में क्या क्या स्टेप अपनाए गए? सबसे पहले दाता व्यक्ति के स्वास्थ्य की क्या की गई, जांच की जाती है। फिर दाता व्यक्ति से रक्त को प्रवेशनी, जिसको कैनुला भी कहा जाता है, के द्वारा निर्जमीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद में संग्रहित किए गए रक्त का प्रशीतित भंडारण किया जाता है, यानी कम तापमान पर उसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि रक्त में जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सके और रक्त कोशिकाओं की जो चयापचयी क्रियाएं जो होती है वो इससे क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है और रक्त लंबे समय तक जो है संरक्षित रहता है। फिर संग्रहित रक्त में विभिन्न जांचें की जाती है। कौन कौन सी? रक्त समूह है, RH प्रतिजन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV आदि का पता लगाया जाता है। फिर रक्तदान करने वाले जो दाता व्यक्ति है उसको किसकी निगरानी में रखा जाता है? चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। क्यों? ताकि रक्तदान से व्यक्ति के शरीर में जो प्रतिक्रियाएं होती है उसका तुरंत क्या हो सके, उपचार हो सके। और रक्तदान करने के 2 से 3 दिवस में ही प्लाज्मा की पूर्ति हो जाएगी रक्त में, और 36 दिन में ही जो है रक्त कणिकाओं का जो है पुनः परिसंचरण तंत्र में क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। तो ये हो गया रक्त संग्रहण। रक्त संग्रहण के बाद में जो अगला जो चरण आता है उसे कहा जाता है आधान। उसे क्या कहा जाएगा? आधान। आधान का मतलब क्या होता है, किसे कहा जाता है? आधान का तात्पर्य ये होता है कि जो रक्त हमने संग्रहित किया है उसे किसी ग्राही व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, प्रदान करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आधान कहते हैं। तो आधान का मतलब क्या है? संग्रहित किए गए रक्त को किसी ग्राही व्यक्ति को प्रदान करना, ग्राही व्यक्ति को प्रदान करना ही आधान कहलाता है। अब इसके चरण क्या है? इसके निम्न चरण है। सबसे पहला चरण तो क्या आ जाएगा कि
जो संग्रहित किया गया रक्त है उसमें रक्त समूह RH प्रतिजन और हेपेटाइटिस बी, सी और HIV की क्या की जाए, जांच की जाए। तो सबसे पहला संग्रहित रक्त या दाता व्यक्ति से प्राप्त रक्त की जांच की जाती है। इसमें रक्त समूह RH प्रतिजन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV आदि की जांच करते हैं। तो ये हो गया पहला चरण। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, दूसरे चरण में ये किया जाता है कि ग्राही व्यक्ति को जो रक्त है वो अंतःशिरात्मक प्रदान किया जाता है और इसके लिए उपयोग की जाती है प्रवेशनी। और प्रवेशनी के द्वारा जो रक्त है वो ग्राही व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। यह एक धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें ग्राही व्यक्ति को रक्त अंतःशिरात्मक प्रदान किया जाता है। इस क्रिया को 4 घंटे लगते हैं जो उचित प्रवेशनी के द्वारा संपादित होती है। उचित प्रवेशनी के द्वारा क्या होती है, ये संपादित होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो ग्राही व्यक्ति है उस ग्राही व्यक्ति में इस आदान से होने वाली प्रतिक्रियाएं जैसे कि दर्द है, साइनोसिस है, ज्वर है, ठंड है, इसका जो है चिकित्सक की निगरानी में जो है उसको देखभाल करके उचित उपचार प्रदान किया जाता है। तो अगला जो है इसमें ग्राही व्यक्ति को आधान के समय चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है ताकि आधान के कारण ठंड, ज्वर, दर्द, साइनोसिस, हृदय की अनियमितता आदि प्रतिक्रियाओं का उपचार हो सके।